तो आपका डेबिट साइड में आपका टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है, टू ड्रॉइंग्स आता है, और क्या आ सकता है? लोन टू इंटरेस्ट ऑन लोन। टू इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आएगा? लोन अकाउंट आएगा। हाँ बाबू, लोन हाँ तो कहाँ लोन कहाँ आएगा, क्या आएगा? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में? डेबिट साइड में लोन आएगा? हाँ सर, डेबिट साइड में भी लोन आ सकता है, तो डेबिट साइड में भी लोन आ सकता है, तो लोन आ जाएगा। और क्या? और अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे प्रॉफिट आया था यहाँ पे क्रेडिट में, तो अगर कोई लॉस रहेगा तो वो लॉस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखेगा। ठीक है, और ये कौन सा मेथड फॉलो होगा तब दिखेगा? फ्लक्चुएटिंग रहेगा तब दिखेगा। ठीक है, और अगर फिक्स्ड रहेगा तो ये जो है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बजाय ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा करेंट अकाउंट। और करेंट अकाउंट में ये जो बैलेंस बीडी है वो किसका हो जाएगा? वो करेंट अकाउंट का बैलेंस बीडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक और अकाउंट बनाना होगा जिसका नाम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेगा, तो वहां पे आपका बाय बैलेंस बीडी रहेगा, तो वो हो जाएगा किसका? वो किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। और उसके अंदर अगर आप पैसा लाते हो, एक्स्ट्रा पैसा आप लाते हो, एडिशनल पैसा लाते हो, तो बाई कैश करके लिखना पड़ेगा। अगर आप कोई एसेट ला कर देते हो तो बाई एसेट करके लिखना पड़ेगा, और वो आपका कंप्लीट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आया समझ में? डन। तो यहाँ पे हम लोगों का फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है कंप्लीट। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब आगे आते हैं और हम लोग मूव करते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के तरफ। ठीक है, डन। चलो, अब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के अंदर अब हम लोग चलते हैं, और इसके अंदर अब हम लोगों को मेन चीज समझना है। अब इसको सही से समझना है फिर से। तो अब देखो, अब दूसरा पार्ट में हम लोग आ रहे हैं। ये तो हम लोग डिस्कस किए थे मेथड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अब हम लोगों को डिस्कस करना है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट। देखो, जैसे ही आपको समझ में आया ये फाइनल अकाउंट है, तो आपको तीन चीज आपके दिमाग में आ गया होगा। ट्रेडिंग अकाउंट। क्या क्या आ गया होगा? ट्रेडिंग अकाउंट। एक आया होगा आपके दिमाग में ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक प्रॉफिट है। एंड लॉस अकाउंट। दूसरा जो आया प्रॉफिट एंड होगा लॉस वो आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद एक बैलेंस शीट। और जो आपका तीसरा दिमाग में आया है वो आया है सर बैलेंस शीट। तो ये तीन चीज है जो हम लोगों को प्रिपेयर करना होता है फाइनल अकाउंट में। तो भाई हम लोग ये चीज तो
बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब हम लोग क्लास 11th से हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते आ रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। जब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का बात आया और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बात आया तो हम लोगों को पता चला कि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, नॉमिनल अकाउंट। ये दोनों अकाउंट है। और ये दोनों अकाउंट है मतलब ये नॉमिनल नेचर का होता है, ये लेजर है। तो जब ये लेजर है, नॉमिनल अकाउंट है, ये मतलब नॉमिनल नेचर का जितना भी आपका नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज आता है, नॉर्मली नॉमिनल अकाउंट के अंदर आपका क्या क्या चीज आता है, एक्सपेंस, इनकम, आपका आता है एक्सपेंस, आपका आता है इनकम, आपका आता है इनकम, गेन, लॉसेस, गेन्स और आपका आता है लॉस। मतलब यही चार चीज लॉसेस आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो जितना भी यही चार चीज में से जो भी रहने दो, अगर वो एक्सपेंस है, अगर वो इनकम है, अगर वो प्रॉफिट है और अगर वो लॉस है, तो वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ये फिक्स हो गया। अब आता है बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट जो है वो अकाउंट नहीं है। जब वो अकाउंट नहीं है मतलब वहां पे नॉमिनल नेचर का स्टेटमेंट नहीं है। आता होगा, तो ये एक स्टेटमेंट है। जब स्टेटमेंट है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एसेट्स आता है या फिर लाइबिलिटीज आता है। मतलब जितना भी एसेट रहने दो, जितना भी लाइबिलिटीज रहने दो, अगर वो आपके सम्स में है, आपके क्वेश्चन में है, तो वो आपको बैलेंस शीट में ही लिखना पड़ेगा। जितना भी एक्सपेंसेस है, जितना भी इनकम्स है, जितना भी प्रॉफिट है या जितना भी लॉस है, वो आपको या तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना होगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना होगा। सर आप जब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या तो बोल रहे हैं, मतलब अगर ट्रेडिंग में आ गया तो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया तो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, तो ये तो सर कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको वो तरीका का एक्सपेंसेस, वो तरीका का इनकम, वो तरीके का लॉस, वो तरीके का इनकम, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। किसमें किसमें तो देखें हम भी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वेरी गुड, यही वर्ड हमको सुनना था। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या तो डायरेक्ट इनकम्स हो या तो डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा, बट जो कि डायरेक्ट हो और जो इनडायरेक्ट हो, तो इसमें आपको चेंज करना, डिफरेंशिएट करना है। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, तो डायरेक्ट का मतलब ये होता है जो आपका फैक्ट्री से रिलेटेड हो, किससे, जो आपका फैक्ट्री से रिलेटेड हो। मतलब जो अगर डायरेक्टली आप जो चीज का बिजनेस कर रहे हो उससे एकदम डायरेक्ट उससे रिलेटेड हो तो आपका वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। और अगर वो डायरेक्टली वो प्रोडक्ट से या वो बिजनेस जिस चीज का कर रहे हो उससे अगर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है तो वो इनडायरेक्टली कहलाता है। और इनडायरेक्टली में आपका ऑफिसर्स वगैरह आ जाता है, आपका जितना भी, देखो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपका जितना भी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस वगैरह होता है तो वो सब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पता ये चला कि जो भी डायरेक्टली नेचर का होता है वो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका जो इनडायरेक्ट नेचर का होता है वो जाएगा। और बैलेंस शीट तो निराला है, एसेट्स नहीं तो लाइबिलिटीज जाएगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट को डिस्कस करते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट होता है दोनों होता है साथ में रखते दोनों होता है दोनों होता है जो ट्रेडिंग अकाउंट हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, दोनों का जो फॉर्मेट होता है वो होता है सेम, वो होता है सेम। तो ये जो हो गया ये हो गया फॉर्मेट। ऐसा आपका दिखेगा ट्रेडिंग अकाउंट और ऐसा ही दिखेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो सबसे पहले आप लिखते हो पर्टिकुलर्स, फिर आप लिखते हो अमाउंट, फिर आप लिखते हो अमाउंट, फिर आप लिखते हो पर्टिकुलर्स, फिर आप लिखते हो अमाउंट, और फिर आप लिखते हो अमाउंट। ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। डन। तो ये चीज आ गया इसके अंदर। अब ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो एक डेबिट साइड हो गया है, एक क्रेडिट साइड हो गया है। तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट किसको करना होता है? एक्सपेंसेस को, एक्सपेंसेस को और लॉसेस को। तो इसका Expenses और मतलब losses. जो भी आप डेबिट साइड में लिखोगे, जो भी आप डेबिट साइड में लिखोगे वो या तो आपका एक्सपेंसेस होगा या फिर आपका वो लॉसेस होगा। लॉसेस होगा। तो उसी तरीके से जो आप क्रेडिट में लिखोगे वो या तो आपका कम होगा या फिर आपका गेन होगा। गेन गेन्स होगा। आ गया समझ में? अब यही आपका ट्रेडिंग अकाउंट के लिए भी अप्लाई होता है और यही आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए भी अप्लाई होता है। हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम जगह पे बनाते हैं। तो जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर का कुछ हिस्सा जो है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है और उसके नीचे का जितना भी हिस्सा है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाता है। ट्रेडिंग अकाउंट से आपका क्या निकलता है? ट्रेडिंग अकाउंट से आपका क्या निकलता है? ग्रॉस ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट, आपका ट्रेडिंग अकाउंट से जो बैलेंस निकलता है, अगर दोनों साइड मैच नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कम होगा। तो अगर यहाँ से क्या निकल सकता है आप बताए हो? या तो ग्रॉस Profit या gross net, ये gross या loss. तो ग्रॉस लॉस, मतलब दोनों में से कोई भी एक निकलेगा. एक होगा। तो जब आपका क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा और डेबिट साइड कम रहेगा तो क्या होगा, क्या निकलेगा? नेट Gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। जब ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस Debit side trading account पे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकाउंट में Profit and हाँ loss. क्रेडिट साइड में। तो आप जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकला है ट्रेडिंग अकाउंट में वो आप लिखते हो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन करके, और उसी को आप फिर लिखते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके। आया समझ में? हाँ फिर उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट से क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट से आपका क्या निकल जाता है? नेट प्रॉफिट से आपका नेट प्रॉफिट से नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप लोगों को क्या निकलता है? या तो Net profit और net loss. नेट प्रॉफिट निकलता है या तो नेट लॉस निकलता है। तो नेट प्रॉफिट कब निकलेगा? जब क्रेडिट साइड में मतलब ज्यादा. जब क्रेडिट साइड ज्यादा हो, डेबिट साइड कम हो तो आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा। जब आपका डेबिट साइड ज्यादा हो, क्रेडिट साइड कम हो तो आपका नेट लॉस निकलेगा। ये जो नेट प्रॉफिट निकला है या नेट लॉस निकला है ये किसका होता है? ये नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस किसका होता है? पार्टनर्स अति सुंदर, बहुत अच्छा। ये पार्टनर्स का होता है क्योंकि आप कर रहे हो चैप्टर पार्टनरशिप का और आप बना रहे हो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो यहाँ पे जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो नेट प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किसको? पार्टनर्स को। पार्टनर्स को। तो आप लोगों को सम्स में करना क्या होगा? अगर आप लोगों को नेट प्रॉफिट निकलता है तो आप यहाँ पे लिखोगे टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब ये नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन में जितना भी पार्टनर्स रहेगा उसका नाम लिखोगे, और अगर मान लो 200 रुपया नेट प्रॉफिट निकल रहा है तो ये 200 में अगर ये दोनों इक्वल है रेशियो तो इसका 100 होगा और इसका 100 होगा, और यहाँ पे तब जाके आपका दोनों साइड बैलेंस होगा। मतलब ये पार्ट आपको करना जरूरी है यहाँ पे। आया समझ में?
हाँ डन। तो ये आपको करना जरूरी होगा जब पार्टनर्स का आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो तब, ठीक है। हाँ अब बताओ, जो ए का जो नेट प्रॉफिट जो आया है और जो ए को मिला है वो कहाँ चला जाएगा? कैपिटल में लाइबिलिटी वेरी गुड, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कैपिटल अकाउंट में आप क्या करोगे? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे, वेरी गुड। बट अगर आप कैपिटल अकाउंट में ऐड और लेस नहीं कर रहे हो और अगर आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, क्या सोचो, दिमाग में रखो कि अगर कैपिटल अकाउंट बन रहा होगा तो आप कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे दिखाओगे ये ए का बैलेंस को? डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट साइड, क्रेडिट में। क्रेडिट क्रेडिट साइड साइड। आपको दिखाना पड़ेगा, वेरी गुड। तो आप क्रेडिट साइड में दिखाओगे। अब ये बताओ, अगर हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे होंगे तो ये वाला प्रॉफिट कौन सा अकाउंट में आपको लिखना पड़ेगा? समझा सर? हाँ, क्या बोलेगा आप, बोलो सर। अगर अगर आप लोगों का फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा हो, अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा होगा तो ये जो नेट प्रॉफिट आपका ए का निकला 100 रुपया, ये आप कहाँ दिखाओगे फिर अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो? पार्टनर्स करंट वेरी गुड, Credit पार्टनर्स side. के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाओगे। अति सुंदर, यही चीज था यहाँ पे समझने वाला बात, कि अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोलता है तो आपका क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट भी होगा और करेंट अकाउंट भी होगा। तो जब आप करेंट अकाउंट का करेंट मतलब पार्टनर्स का करेंट अकाउंट बनाओगे तो ये जो नेट प्रॉफिट है अब कैपिटल अकाउंट में आपको ऐड नहीं करना होगा, बल्कि आपको करेंट अकाउंट में ऐड करना होगा। ऐड करना पड़ेगा। ये एकदम सही समझे हो आप लोग अभी, क्योंकि हमको जिस हिसाब से लग रहा है समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब एकदम सही आप लोग फॉलो कर रहे हो बात को अभी, ठीक है। अभी तक हमको जहां तक महसूस हो रहा है कि आप लोगों को भेजा में गया जो हम बोलना चाह रहे हैं, तो ये समझ में आया। तो ये हो गया मेरा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम लोग बैलेंस शीट में चलते हैं। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज होता है और एसेट्स होता है। तो जितना भी लायबिलिटीज है लायबिलिटीज में लिखो, जितना भी एसेट्स है एसेट्स में लिखेंगे, और फिर जाके मेरा ये जो है एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों दोनों टैली होगा। टैली हो जाना चाहिए। अगर टैली होता है तो आपका आंसर सही है, अगर टैली नहीं होता है तो आप समझ लो कहीं ना कहीं आपसे गलती हुआ है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट हमको अभी एक चीज और डिस्कस करना है कि आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने से पहले आप लोगों को कुछ दिया रहेगा, आप लोगों को कुछ दिया रहेगा, आप लोगों को दिया रहेगा ट्रायल ट्रायल बैलेंस, बैलेंस, आप लोगों को दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के साथ साथ आप लोगों को दिया रहेगा बैलेंस शीट। अरे भाई एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट दिया रहेगा, बैलेंस शीट नहीं दिया रहेगा, बैलेंस शीट बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस के साथ आप लोगों को दिया रहेगा एडजस्टमेंट बैलेंस, दिया रहेगा, मतलब एडजस्टमेंट दिया रहेगा। तो ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट एडजस्टमेंट। साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है। अब सही से सुनना, ये पूरा कहानी है, और पूरा कहानी मतलब कहानी नहीं मतलब पूरा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इससे इसी के हिसाब से आप लोगों को चलना है, सम सॉल्व करना है। तो ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। तो ट्रायल बैलेंस का जितना भी आइटम डेबिट साइड में है वो उठ कर या तो जितना भी ट्रायल Profit and बैलेंस का डेबिट साइड में है वो उठकर या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, नहीं तो एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड। एकदम सही, ये चीज एकदम याद रखना कि अगर ट्रायल बैलेंस का आइटम है तो ट्रायल बैलेंस का आइटम आपका उठकर या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, और नहीं तो बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। और ये तीनों में से कहीं ना कहीं एक में जाएगा, एक में जाएगा, तीनों में नहीं जाएगा, दो में भी नहीं जाएगा,
सिर्फ एक में जाएगा। मतलब जितना भी ट्रायल बैलेंस होता है तो ट्रायल बैलेंस का सिर्फ एक इफेक्ट होता है, मतलब कहीं पे भी एक बार उठकर चला जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट में रहा तो ट्रेडिंग क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट लायबिलिटी, के क्रेडिट या में तो बैलेंस लायबिलिटी या तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट, या तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। अगर ये बात आप लोगों को पता है, याद है, तो आपका आधा सम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये तो गलती नहीं करोगी, ये तो एकदम फिक्स हो जाएगा। और एसेट में वही जाएगा जो एसेट है, नहीं तो या तो प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट ही में जाएगा। तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऊपर नीचे भी हो जाता है तो भी आपका ट्रेडिंग मतलब आपका बैलेंस शीट तो मैच हो जाएगा। हाँ, यही है कि आप लिखने को ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिख दिए हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गलती हो जाएगा, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट गलत हो जाएगा, नेट प्रॉफिट गलत हो जाएगा, बट आपका बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक बात। अब आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। यस तो जब एडजस्टमेंट आपका दिया रहेगा तो एडजस्टमेंट का हमेशा और हमेशा दो दो इफेक्ट इफेक्ट होता है। कम से कम 2 इफेक्ट होता है, 3 इफेक्ट भी हो सकता है। तो कम से कम तो 2 इफेक्ट होगा, तो 2 जगह जाना चाहिए या 2 जगह वो चीज पहुंचना चाहिए, और कहीं कहीं पे 3 जगह भी एडजस्टमेंट होगा। आ गया समझ में ये बात? हाँ हाँ ये बताओ आप, अब ये आप बताओ कि 3 जगह वाला कौन सा एडजस्टमेंट है जो 3 जगह जाता होगा या 3 जगह जाता है? मैं बताऊं सर? हाँ बताइए ना। लॉस बस मतलब हाँ सामान हाँ जल सही, गया है बराबर है, करेक्ट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, एसेट में जाएगा। पर पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें और भी कुछ बाकी रह गया है बोलना। डिस्ट्रॉय बाय फायर, हाँ मतलब सामान जल गया, गुड हो गया और क्लीन हो सिर्फ नहीं एक 5,000 का आपका जल गया हाँ और उसमें से क्लेम हुआ है सिर्फ 2,000। हाँ, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो 3 जगह इफेक्ट होगा। मतलब आपका सामान चल गया है मान लो 5,000 का, और इंश्योरेंस कंपनी वाला उसमें से 2,000 या 3,000 आपको देने को तैयार है, तो इस जगह पे जितना जला है उससे कम इंश्योरेंस कंपनी वाला आपको देने के लिए अगर बीच में तैयार है, तो जाके आपका 3 इफेक्ट होता है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये होगा 3 इफेक्ट होता है कहीं कहीं पे, तो यहीं पे आपको 3 इफेक्ट दिखने को मिलता है। बाकी आपका 2-2 इफेक्ट हर जगह होता है एडजस्टमेंट का, करेक्ट। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब बताओ जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो कितने दिन का बनता है? एक साल, वन ईयर, का 1 साल का बनता है। मतलब 1 जो ईयर भी क्या? एक्सपेंसेस आप लिख रहे हो तो उसके अंदर 1 साल का होना चाहिए, या तो फिर 1 साल के दरमियान का होना चाहिए। अगर आपका साल है 1 अप्रैल 2019 से, तो एंड कब हो जाएगा? 31 मार्च 2020। तो 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 2020 तक जो भी एक्सपेंसेस है या जो भी इनकम्स है, यही रिकॉर्ड होता है ट्रेडिंग अकाउंट में या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पर अगर इससे पहले का है या इसके बाद का है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। आपको वहां से हटा देना होगा। जैसे कि आपको कोई कोई सम्स मिलेगा जहां पे आपको बोलेगा कि जैसे ये इंश्योरेंस हम लोग पे किए हुए हैं 30 जून तक, मतलब 30 जून 2020 तक पे किए हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को कहीं पे मिलेगा। इंश्योरेंस जो पे किया हुआ है वो 30 जून 2020 तक पे किया हुआ है, तो मेरा तो 31
मार्च 2020 में ही कंप्लीट हो रहा है, रुक जाना है, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, तो जो 3 महीना का जो इंश्योरेंस है ना, वो हमको अपने इंश्योरेंस में से हटा देना होगा। तो हमको अपने इंश्योरेंस में से वो 3 महीने का जो इंश्योरेंस होता है उसे हम लोगों को घटा देना है। आया समझ में? हाँ। Yes. डन। तो ये एडजस्टमेंट आप लोग ख्याल रखना कि इस तरीके का एडजस्टमेंट आप लोगों को मिलेगा। अब ये चैप्टर जब आप लोग आए हो तो इसके अंदर आप लोगों को एक चीज और याद रखना है, जो होता है सन्डी डेटर्स के रिलेटेड। तो सन्डी डेटर्स के रिलेटेड आपको एक हम चार्ट बनवाए थे, जो आपको लाइन बाय लाइन वही आइटम्स आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो उसके अंदर सबसे पहले आता है सन्डी डेटर्स का जो बैलेंस दिया हुआ है वो बैलेंस, उसमें आपको कुछ ऐड करना है और आपको कुछ लेस करना है। तो आप क्या ऐड करोगे उसमें? सबसे पहला सन्डी डेटर्स में सबसे पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स आप रिकॉर्ड करोगे सबसे पहले। उसके बाद आप क्या रिकॉर्ड करो, फिर क्या करोगे उसमें? फिर लेस करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हो? फिर ऐड करेंगे हाँ, बिल्स डिसऑनर, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। तो आप सन्डी डेटर्स लिखते हो, अगर उसमें कोई अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स है तो उसको ऐड करते हो। फिर उसके बाद अगर कोई बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड है तो उसको ऐड करते हो। फिर उसके बाद आप लेस करते हो बैड डेट, फिर आप लेस करते हो, फिर आप लेस करते हो आरडीडी, उसके बाद आप लेस करते हो, उसके बाद आप लेस करते हो डिस्काउंट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट। हाँ हाँ, वो बराबर, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये 4-5 चीज आप लोगों को लाइन से फॉलो करना पड़ता है। उसी तरीके से आपको सन्डी क्रेडिटर्स के लिए भी कुछ करना पड़ता है। तो अगर सन्डी क्रेडिटर्स है तो उसमें सबसे पहले आपको ऐड करना पड़ता है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, उसके बाद उसमें ऐड करना पड़ता है बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, वेरी गुड, बिल्स पेबल डिसऑनर्ड। फिर उसमें से लेस करना होता है करना होता है, हाँ, मतलब डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, या तो रिजर्व फॉर क्रेडिटर्स, मतलब रिजर्व फॉर क्रेडिटर्स नहीं होता है, डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स होता है, तो वो चीज आपको लेस करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका डेटर्स और क्रेडिटर्स के रिलेटेड। अब हम लोग चलते हैं और कुछ हम लोग एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि कौन कहाँ पे जाता है। तो एक बार खाली ब्रीफ, मतलब थोड़ा जल्दी में हम लोग वो चेक करेंगे कि कौन सा आइटम कहाँ कहाँ जाता है। जैसे ये आप देखो तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप देखो क्या क्या आपके पास आएगा। आपके पास ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, परचेज में से आप लेस करते हो परचेज रिटर्न, या फिर उसी का नाम होता है परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। तो वो आप लेस कर देते हो परचेज में से। फिर आप कैरेज इनवर्ड लिखते हो, फिर फ्रेट आता है, डॉक चार्जेस आता है, कस्टम ड्यूटी आता है, वेजेस आता है। अगर प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है तो प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो ये वेजेस आ गया। अगर वेजेस एंड सैलरीज लिखा हुआ है तो वो आता है। इंपोर्ट ड्यूटी आता है, कोल है, गैस है, पावर है, ऑयल है, वाटर है, ये सब आता है। रॉयल्टी है तो वो आएगा। प्राइमरी पैकेजिंग, मतलब प्राइमरी मतलब मतलब स्टार्टिंग का, तो जो प्राइमरी पैकेजिंग होता है वो आपका यहाँ आता है। और अगर सेकेंडरी पैकिंग है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। फिर आपका फैक्ट्री का लाइटिंग चार्जेस है, या फैक्ट्री का रेंट है, या फैक्ट्री का इंश्योरेंस है। फिर वर्क्स मैनेजर सैलरी है, मतलब वर्क्स रिलेट होता है फैक्ट्री से, तो इसलिए वर्क्स मैनेजर सैलरी भी यहीं पे आता है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट होता है। फिर आप जब क्रेडिट में देखो तो सेल्स है, सेल्स में से आपको माइनस करना होता है रिटर्न इनवर्ड, या फिर उसका दूसरा नाम होता है
सेल्स Sales रिटर्न। return. फिर आपका अगर Sales गुड्स return. नुकसान हो रहा है फायर से, या आपका गुड्स नुकसान होता है चोरी से, या फिर गुड्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो फ्री सैंपल, मतलब अगर कोई भी हिसाब से आपका गुड्स कम हो रहा है तो आपको गुड्स को क्रेडिट साइड में लिख देना पड़ता है, क्योंकि सेल्स भी हो रहा है मतलब गुड्स कम होता है। जो चीज में आप बिजनेस करते हो उसी को गुड्स कहते हैं, तो अगर सेल करते हो तो भी तो गुड्स होता है ना, तो इसलिए सेल्स भी आपका यहाँ पे क्रेडिट आया है। तो उसी तरीके से जितना भी गुड्स किसी भी तरीके से कम हो रहा हो तो वो आप क्रेडिट साइड में लिखते हो, और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक आता है, फिर आपका ग्रॉस लॉस करके आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो मुद्दा वाली बात है वो आपको याद ये रखना है कि अगर वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ है तो यहाँ पे जो सबसे पहला नाम है वेजेस उसको समझना, और वो जाएगा वेजेस अगर है तो वेजेस एंड सैलरीज लिखा है मतलब वेजेस है, तो वेजेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। बट अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा है तो आप पहला वाला वर्ड को देखना, तो पहला वाला है सैलरी, तो सैलरी जाता है Profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो ये चीज याद रखना कि अगर वेजेस एंड सैलरी साथ में दिया हुआ है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे, अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा हुआ है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे। आया समझ में? हाँ। अब आ जाओ इधर। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इतना सारा चीज दिया हुआ है, तो जो भी आपका एक्सपेंसेस है या तो लॉस है या फिर इनकम्स है या तो गेन्स है जो कि इनडायरेक्टली रिलेटेड है बिजनेस से, तो वो यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, तो ये एक चीज इसके अंदर का जो मोटा मोटा बात है वो हम लोग देखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमको देखना ये था, एक चीज जो था यहाँ पे कि देखो यहाँ पे, हाँ और चीज कहाँ है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखो जितना भी आपका हर एक आइटम है ट्रायल बैलेंस से, वो आपका सिर्फ एक बार जाएगा फाइनल अकाउंट में, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस में, या तो बैलेंस शीट। ये समझ में आ गया? ये हम लोग पहले डिस्कस कर लिए थे ऑलरेडी। ठीक है, हाँ डन। फिर उसके बाद आगे चलो, तो आगे बोलता है ईच एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट, मतलब जितना भी एडजस्टमेंट रहेगा कम से कम उसका 2 इफेक्ट होगा। ठीक है, फिर बोलता है डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस अगर ट्रायल बैलेंस का है तो वो या तो डेबिट साइड का ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, या तो डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, या तो एसेट में जाएगा। उसी तरीके से क्रेडिट बैलेंस के बारे में बताया जो हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, फिर ये फिफ्थ वाला जो पॉइंट है वो बोलता है अगर सैलरी एंड वेजेस साथ में लिखा है तो आप कहाँ लिखोगे? सैलरीज एंड वेजेस अगर साथ में लिखा है तो कहाँ लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Profit and loss का प्रॉफिट डेबिट एंड साइड. लॉस अकाउंट में। अगर वेजेस एंड सैलरीज लिखा है तो कहाँ लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट। अकाउंट का अगर डेबिट साइड. अगर सिर्फ वेजेस है तो कहाँ लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट। अगर सिर्फ Trading account सैलरीज में। है तो कहाँ लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट बात एंड खत्म। लॉस अकाउंट। अब देखो ये छठा वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। इफ द ट्रायल बैलेंस कंटेन्स ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस, अगर सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, द आइटम विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब अगर ट्रेड एक्सपेंसेस सिर्फ दिया हुआ है आपका ट्रायल बैलेंस में तो वो आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। बट अगर इफ द ट्रायल बैलेंस कंटेन्स ट्रेड एक्सपेंसेस एंड ऑल्सो अदर आइटम लाइक, या तो सन्ड्री एक्सपेंसेस बोल के हो, या तो ऑफिस एक्सपेंसेस बोलकर हो, या तो जनरल एक्सपेंसेस हो, या तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो, मतलब ये चारों एक्सपेंसेस में से अगर किसी का भी जिक्र हो रहा है ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में, तो ट्रेड एक्सपेंसेस को उस समय में आपको ट्रेड एक्सपेंसेस को लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो भी आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस है या तो ऑफिस का एक्सपेंसेस है या तो जनरल एक्सपेंसेस है या तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, उसे आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आया समझ में ये बात? पक्का? चलो। फिर उसके बाद देखो सात वाला क्या बोलता है,
The adjustment for bad debt and provision for bad debt should be effected after other adjustment for debtors are given effect to. मतलब ये बोलता है कि जो बैड डेट का इफेक्ट है, जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है मतलब आरडीडी है, वो आप कब देना, जब आप दूसरा इफेक्ट दे दोगे तब। कैसा दूसरा इफेक्ट? जब अनरिकॉर्डेड सेल्स है या ड्राइंग कर रहा है जो इंक्लूडेड है डेटर्स में, तो ये सब चीज को आप पहले वहां पे इफेक्ट दे दो, उसके बाद आप बैड डेट का और आरडीडी का इफेक्ट देना। तो इसलिए तो हम लोग वैसा बनाए थे कि भाई जो भी आपका पहले डेटर्स है वो उसमें आप लोग पहले ऐड करते हो अनरिकॉर्डेड सेल्स, फिर आप ऐड करते हो बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, तब जाके आप माइनस करते हो बैड डेट और प्रोविजन। आया समझ में? फिर उसके बाद हिडन आपका कोई एडजस्टमेंट भी हो सकता है जो आपको खुद समझना पड़ेगा। अगर जैसे कि कोई क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट है, वहां पे बाजू में 10% दे दिया है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट से आपको 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो आपको इंटरेस्ट का भी आपको इफेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट होगा। फिर बोलता है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमेशा और हमेशा आपको या तो कॉस्ट या तो मार्केट प्राइस जो भी कम रहेगा वो वैल्यू पे आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक की तरह। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर बोलता है अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में डेट नहीं दिया है तो आपको 6 मंथ लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका नॉर्मली ये चीज। ठीक है, इसके अंदर मुझे एक चीज और डिस्कस करना था, हम चाह रहे थे कि ये वाला एक बार डिस्कस करें। ये वाला जितना भी एडजस्टमेंट है ना, सब एडजस्टमेंट ऐसा करना, आप लोग अपना होमवर्क में ये ले लो कि हर एक एडजस्टमेंट है तो यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट और सेकंड इफेक्ट आप यहाँ पे अपना एक कोई एक्सरसाइज बुक रख देना और उसको आप बंद कर देना। और क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ जाता है? क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ जाएगा? डेबिट क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, और दूसरा एसेट में जाता है, बैलेंस शीट के एसेट में। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट बोलता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में और दूसरा बोलता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, मतलब ये सही है। तो ये आप खुद अपने से प्रैक्टिस करना, यहाँ पर जितना भी एडजस्टमेंट है सबको याद करना और खुद से ट्राई करना कि वो कहाँ जाता है और चेक करना कि क्या दोनों इफेक्ट आपका सही है या नहीं। अगर ये चीज में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसे नोट डाउन करके रखना और हमसे फिर डिस्कस कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को 22 एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो ये पूरा 22 एडजस्टमेंट आप लोग खुद से एक बार उसको बंद कर देना इफेक्ट को और खुद से ट्राई करना वो चीज रिकॉल करने का। अगर रिकॉल होता है तो समझ लो वेरी गुड, नहीं होता है तो फिर याद करने का कोशिश करना, कहीं पे भी डाउट हो तो फिर आपसे। हालांकि मेरा मन था कि वो चीज हम लोग खुद यहाँ पे डिस्कस कर लेते, बट चूंकि अभी ये वाला आपका एंड हो जाएगा मीटिंग, तो आगे हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना। तो आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं विद दिस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।